तो कल जो टेस्ट हुआ है बेटा, कल के टेस्ट में अगर मैं जनरल परफॉर्मेंस देखूं क्लास का तो अच्छा नहीं है। ठीक है, 2-3 स्टूडेंट हैं जिनका परफॉर्मेंस जो है वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है, अदरवाइज इन जनरल पूरी क्लास का परफॉर्मेंस जो है मैं सेटिस्फैक्टरी नहीं बोल सकता। और शायद इसकी वजह मुझे ये समझ में आती है कि आपको आइसोमेरिज्म पढ़ते हुए तो बहुत मजा आ गया, क्योंकि सब थियोरेटिकल था, कहानी सुनते जा रहे थे, लेकिन यह है कि उसका जो एप्लीकेशन पार्ट है, एप्लीकेशन पार्ट पे आपने काम नहीं किया। मेरी तरफ से जो फॉल्ट रही वो ये रही कि मैं आपको उतना प्रैक्टिस के लिए मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर पाया। तो असाइनमेंट जो आपको मिली हुई है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट ने असाइनमेंट को कंप्लीट कर लिया होगा। कर लिया है सबने? आइसोमेरिज्म की जो असाइनमेंट मिली है उसके क्वेश्चन सबने सॉल्व कर लिए हैं? तो अगर आपने असाइनमेंट सॉल्व कर लिया है तो अब आपको प्रैक्टिस के लिए और मटेरियल की जरूरत है। तो इसके लिए आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि 2 बुक्स हैं मार्केट में जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसमें मैं आपको बता दूं कि जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन भी चाहिए, साथ के साथ नीट पैटर्न के हिसाब से उसके आसपास के क्वेश्चन चाहिए। और नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज्यादा जरूरत है वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की, जो थोड़े टफ प्रॉब्लम्स भी हो जिसमें, तो मैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा होने चाहिए। तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने हैं साथ के साथ आइसोमेरिज्म के, तो ऐसे सिचुएशन में एक ही ऑप्शन बचता है आपके लिए, वो है बालाजी पब्लिकेशन की जो MS चौहान बुक आती है नीट पैटर्न पे, आप उसको कर सकते हो। लेकिन मैं अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो मैं पूरी तरीके से जो नीट पैटर्न पे जो बुक आती है बालाजी पब्लिकेशन की, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा कि आप जो है 2 बुक को एक साथ परचेज करो। एक तो वो बालाजी पब्लिकेशन वाली MS चौहान नीट पैटर्न के लिए, और उसके साथ हिमांशु पांडे भी आप परचेज कर लो, GR बटला पब्लिकेशन की है, GRB पब्लिकेशन की, GRB पब्लिकेशन की हिमांशु पांडे और बालाजी पब्लिकेशन की MS चौहान। आपको दोनों से प्रैक्टिस करनी होगी। और उसमें जब आप हिमांशु पांडे कर रहे हो तो हिमांशु पांडे में आपको सिर्फ लेवल 1 और लेवल 2 प्रॉब्लम्स ही करनी है। उसमें लेवल 3 और लास्ट में जो JEE एडवांस पैटर्न पे मिसलेनियस प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुन लो जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप हिमांशु पांडे से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको लेवल 1 और लेवल 2 प्रॉब्लम्स ही करने की जरूरत है। लेवल 3 प्रॉब्लम जो कि मोर देन 1 आंसर करेक्ट होती है, और उसके बाद लास्ट में कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, कॉलम मैचिंग टाइप क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन गिवन होते हैं, वो क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप MS चौहान कर रहे हैं तो MS चौहान तो एग्जैक्टली नीट पैटर्न के हिसाब से ही है, बट मैं समझता हूं कि प्रैक्टिस जो है, जो नीट एग्जाम की डिमांड है, उससे ऊपर के लेवल पे जाकर के करनी चाहिए। इसलिए आप जो है दोनों बुक परचेज करो, MS चौहान 100% कंप्लीट करो। एटलीस्ट ये जो टॉपिक अभी चल रहा है आइसोमेरिज्म, आगे GOC आएगा, ये सब चैप्टर्स में खूब प्रैक्टिस चाहिए होती है। ठीक है, तो आपको इन चैप्टर्स के लिए तो आपको कंप्लीटली दोनों बुक्स को करना पड़ेगा। बाकी आगे जो है, जो टाइम की डिमांड होगी, जैसा आपके पास टाइम होगा उसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको काम करना है। और नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स को हिमांशु पांडे लेनी है, और हिमांशु पांडे 100% कंप्लीट करनी है। बात समझ में आ गई सबको? अगर बुक शॉप पे आप जा करके बुक को परचेज कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन ऑर्डर करके आप मंगाओ इन दोनों बुक्स को।
ठीक है बेटा, और नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आप कंफर्टेबल फील नहीं कर सकते, तो आपको करना ही होगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ठीक है, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मैंने बोला MS चौहान करनी है आपको, और उसके अलावा हिमांशु पांडे की लेवल 1 लेवल 2, और नॉन मेडिकल स्टूडेंट को हिमांशु पांडे ही करनी है 100% सब कुछ, चाहे वो लेवल 1 हो या लेवल 2 हो या लेवल 3 हो या जेई एडवांस पैटर्न पे जो कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, कॉलम मैचिंग, इंटीजर आंसर टाइप जो क्वेश्चन आते हैं, आपको सब कुछ करना होगा। तो इसको आप जितना जल्दी हो सके बेटा इस काम को शुरू कर दो। ठीक है, आज मैं आइसोमेरिज्म फिनिश कर रहा हूं। देखो बेटा, लास्ट क्लास में मैंने चेयर कन्फर्मेशन को ड्रॉ, चेयर कन्फर्मेशन का स्ट्रक्चर सा हॉर्स प्रोजेक्शन के टर्म्स में ड्रॉ कराया था। अगर आप चेयर कन्फर्मेशन को देखो तो यहां पे आपको ये रेड कलर से जो बॉन्ड दिख रहे हैं, इनको मैंने बोला था ये एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, और ये ब्लू कलर से जो बॉन्ड मैंने दिखाया हुआ है, दे आर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो हर कार्बन पे दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक एक्सियल बॉन्ड होता है और एक इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है। एक्सियल बॉन्ड हमेशा वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। ठीक है, वर्टिकली अप या वर्टिकली डाउन होगा एक्सियल बॉन्ड, आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। जबकि जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है वो स्लांटेड होता है। ठीक है, स्लांटेड अपवर्ड और स्लांटेड डाउनवर्ड। बाकी स्ट्रक्चरल एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि चेयर कन्फर्मेशन में जो इनर बॉन्ड एंगल होता है वो 111 डिग्री होता है। तो क्योंकि इनर बॉन्ड एंगल यहाँ पे 111 डिग्री है, इनर बॉन्ड एंगल यहाँ पे 111 डिग्री है, इसलिए यहाँ पे एंगुलर स्ट्रेन मिनिमाइज्ड है। बाकी चेयर कन्फर्मेशन में दो एडजेसेंट कार्बन के अबाउट अरेंजमेंट स्टैगर्ड होता है। कोई भी दो कार्बन को आप लो, अरेंजमेंट इनके अबाउट क्या है, स्टैगर्ड है। तो एडजेसेंट कार्बन के अबाउट अरेंजमेंट स्टैगर्ड है, इस वजह से यहाँ पे टॉर्सनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन भी मिनिमाइज्ड होता है। तो इसके अंदर टॉर्सनल स्ट्रेन मिनिमाइज्ड है, इसके अंदर स्टेरिक स्ट्रेन मिनिमाइज्ड है। ठीक है, और एंगुलर स्ट्रेन ऑलरेडी मिनिमाइज्ड है, इसीलिए ये जितने भी साइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनमें सबसे स्टेबल साइक्लिक कंपाउंड बोला जाता है। ठीक है, इसीलिए साइक्लोहेक्सेन जो है सारे साइक्लिक कंपाउंड में सबसे स्टेबल साइक्लिक कंपाउंड होता है। यहाँ पे देखो, मैंने बाकी जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस है वो मैंने आपको बताया था कि एडजेसेंट कार्बन का जो एक्सियल बॉन्ड है, एडजेसेंट कार्बन का एक्सियल ग्रुप वो ट्रांस होता है और वो एग्जैक्टली एंटी होता है। उसी तरीके से एडजेसेंट कार्बन का इक्वेटोरियल ग्रुप भी ट्रांस होता है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली एंटी। इक्वेटोरियल ग्रुप ट्रांस तो होता है बट वो एग्जैक्टली एंटी नहीं होता। कैसे? अगर ये स्लांटेड अपवर्ड है तो ये स्लांटेड डाउनवर्ड होगा, इसलिए ये ट्रांस तो है बट दे आर नॉट एग्जैक्टली एंटी। जबकि जो एक्सियल ग्रुप्स हैं दे आर ट्रांस एंड एग्जैक्टली एंटी। तो ये अरेंजमेंट ऑब्जर्व होता है। अगर हम अल्टरनेट कार्बन की बात करें तो अल्टरनेट कार्बन का एक्सियल ग्रुप सिस है। देखो ये वर्टिकली अपवर्ड, ये भी वर्टिकली अपवर्ड, तो अल्टरनेट कार्बन का एक्सियल ग्रुप सिस है और अल्टरनेट कार्बन का इक्वेटोरियल ग्रुप भी सिस होता है। ठीक है, बाकी एक बात आप यहाँ पे और बोल सकते हो, एडजेसेंट कार्बन में एक का एक्सियल ले और दूसरे का इक्वेटोरियल ले। जैसे यहाँ का एक्सियल हमने लिया और यहाँ का इक्वेटोरियल, ये वर्टिकली अपवर्ड है, ये स्लांटेड अपवर्ड है, तो दे आर सिस टू ईच अदर। इस बात को नोट कर लो, शायद लास्ट क्लास में नोट नहीं किया था, लिख लो, जो कैरेक्टरिस्टिक के जो पॉइंट्स हैं उन्हीं में लिख लो। लिखो एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड of adjacent carbon, axial and equatorial bond of adjacent carbon
axial and equatorial bond of adjacent carbon, axial and equatorial bond of adjacent carbon are cis to each other, cis to each other. ठीक है, ये cis है सेम साइड में. तो ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस है चेयर कन्फर्मेशन की, जिसको हमने सा-हॉर्स प्रोजेक्शन के टर्म्स में ड्रॉ किया. अब जरा देखो, इसके बगल में भी मैंने चेयर कन्फर्मेशन को ही ड्रॉ किया है. ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये तो इसका साइड व्यू है. जो साइक्लोहेक्सेन का साइड व्यू है चेयर कन्फर्मेशन के टर्म्स में, वो यहाँ पे बनाया हुआ है. एंड दिस इज फ्रंट व्यू. दिस इज फ्रंट व्यू ऑफ चेयर कन्फर्मेशन, यानी कि न्यूमेन्स प्रोजेक्शन के टर्म्स में मैंने यहाँ पे चेयर कन्फर्मेशन को ड्रॉ किया है. ये चेयर कन्फर्मेशन है इन टर्म्स ऑफ न्यूमेन्स प्रोजेक्शन, और ये चेयर कन्फर्मेशन है इन टर्म्स ऑफ सा-हॉर्स प्रोजेक्शन. अगर आप यहाँ पे देखो तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है इस फॉर्म में कब दिखेगा? जब हम ऑब्जर्वर को यहां रखेंगे. हमने ऑब्जर्वर को यहां रखा है बेटा, यहां से स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर रहे हैं. अगर यहां पे ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको कार्बन नंबर 2, देखो ये कार्बन नंबर 2 है, तो उसको कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 6 अपने सामने दिख रहे हैं. ऑब्जर्वर को कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 6 अपने सामने दिख रहा है. ठीक है, ऑब्जर्वर को कार्बन नंबर 1 अपने सामने दिख रहा है, लेकिन 2 के पीछे 3 है. कार्बन 2 के पीछे कार्बन 3 है, ये ऑब्जर्वर को दिखाई नहीं पड़ेगा. कार्बन 6 के पीछे कार्बन 5 है, ये भी ऑब्जर्वर को विजिबल नहीं होगा. तो ऑब्जर्वर 5 और 3, थर्ड कार्बन और फिफ्थ कार्बन को नहीं देख पा रहा है, लेकिन फोर्थ कार्बन को ऑब्जर्वर यहाँ पे ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि इसको एक्लिप्स करने वाला कोई कार्बन सामने है नहीं. तो अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को यहाँ न्यूमेन्स प्रोजेक्शन के टर्म्स में ड्रॉ कर रहा हूं, तो ऐसा अरेंजमेंट है बेटा. देखो ये कार्बन नंबर 1 इसमें यहां है, कार्बन नंबर 1 यहां है. देखो ये ग्राउंडेड है, ग्राउंड पे है ये कार्बन. कार्बन नंबर 2 देखो, जहां पे ऑब्जर्वर है उसके राइट हैंड साइड में कार्बन नंबर 2 है और लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन नंबर 6 है. तो कार्बन नंबर 2 बेटा यहां है, कार्बन नंबर 6 यहां है, और कार्बन नंबर 4 यहां है. 2 के पीछे 3 है, कार्बन नंबर 2 के पीछे कार्बन नंबर 3 है जो विजिबल नहीं है. कार्बन नंबर 6 के पीछे कार्बन नंबर 5 है, वो भी विजिबल नहीं है. तो जो 4 कार्बन हम देख पा रहे हैं वो कौन से 4 कार्बन है? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 6. ये 4 कार्बन को हम देख पा रहे हैं. ठीक है, अब देखो कार्बन नंबर 1 का ये एक्सियल बॉन्ड है, ये रेड कलर से दिखा हुआ है एक्सियल बॉन्ड. अब वो बॉन्ड यहां पे दिख रहा है बेटा. उसी तरीके से कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 1 पे आप देखोगे एक ये इक्वेटोरियल हाइड्रोजन होगा. ध्यान देना, ऑब्जर्वर जहां है ये हाइड्रोजन ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है. अगर मैं ऑब्जर्वर हूं तो ये हाइड्रोजन मेरी तरफ, बाहर की तरफ आएगा. यहां पे जो हाइड्रोजन होगा वो बाहर की तरफ आएगा. तो मैं इसको अगर इधर रिप्रेजेंट करूंगा तो इसको मुझे इस तरीके से दिखाना पड़ेगा, वेस्ट बॉन्ड के थ्रू दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यह हाइड्रोजन बाहर की तरफ आ रहा है. ठीक है, अब देखो बेटा कार्बन नंबर 2 पे जो एक्सियल बॉन्ड है वो वर्टिकली अपवर्ड है. तो देखो ये कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोजन, वो एक्सियल हाइड्रोजन डाउनवर्ड, तो यहाँ पे कार्बन नंबर 2 का एक्सियल हाइड्रोजन अपवर्ड. इसी तरीके से देखो जो 3 का एक्सियल हाइड्रोजन होगा वो डाउनवर्ड होगा. इसमें देखो 3 का एक्सियल हाइड्रोजन डाउनवर्ड है. ये जो डॉटेड बॉन्ड से मैंने हाइड्रोजन दिखाया हुआ ये कार्बन नंबर 3 का एक्सियल हाइड्रोजन है जो कि डाउनवर्ड लाई कर रहा है. और उसी तरीके से कार्बन नंबर 4 का जो एक्सियल हाइड्रोजन है वो अपवर्ड है. इसमें भी देखो ये अपवर्ड है. बाकी यहाँ पे जो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन होगा उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते.
ऐसे यहाँ पे इक्वेटोरियल हाइड्रोजन होगा जो अंदर की तरफ जा रहा है, बोर्ड के प्लेन के अंदर। ठीक है, अब देखो कार्बन नंबर 6 का एक्सियल हाइड्रोजन अपवर्ड है। आप यहाँ पे देखो कार्बन नंबर 6 का एक्सियल हाइड्रोजन अपवर्ड है और 5 का एक्सियल हाइड्रोजन डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे देखो 5 का एक्सियल हाइड्रोजन डॉटेड बॉन्ड से दिखाया हुआ डाउनवर्ड। ठीक है, इसी तरीके से देखो कार्बन नंबर 5 का जो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है, आप देखो ये कार्बन नंबर 5 का एक्सियल इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है जिसको हमने डॉटेड बॉन्ड से दिखाया हुआ है। और आप देखोगे ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के पैरेलल होगा और अपोजिट होगा। तो ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड आप देखो, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के ये पैरेलल है और अपोजिट है। ये इधर की तरफ बाहर की तरफ आ रहा है और ये अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरा अरेंजमेंट मैंने चेयर कंफर्मेशन का न्यूमेंस प्रोजेक्शन के टर्म्स में ड्रॉ किया है। तो आप स्ट्रक्चर बना लो। और इस स्ट्रक्चर से आप देखो, आपको क्लियरली दिख रहा है कि कार्बन नंबर 2 और 3 के अबाउट जो अरेंजमेंट है वो स्टैगर्ड है। कार्बन नंबर 2 और 3 के अबाउट अरेंजमेंट स्टैगर्ड है, 5 और 6 के अबाउट अरेंजमेंट स्टैगर्ड है। इनफैक्ट ये स्लांटेड कार्बन के अबाउट भी अरेंजमेंट स्टैगर्ड है। तो हर 2 कार्बन के अबाउट अरेंजमेंट स्टैगर्ड है। अच्छा, मैंने कल जो टेस्ट हुआ है, टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन जो है फर्स्ट 20 क्वेश्चन का मैंने भेजा है। 15 क्वेश्चन और रहते हैं। आज मैं आपको इवनिंग में उन 15 क्वेश्चन का भी वीडियो सोल्यूशन सेंड कर दूंगा। ये इफेक्टिव तरीका है, इससे आपकी क्लास का भी नुकसान नहीं होगा और आपको जो है हर टेस्ट का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। टेस्ट का सोल्यूशन को जरूर देखो, उसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स भी मिलेंगे, नए कॉन्सेप्ट्स। प्लस आप टेस्ट देते हुए आपने क्या गलती की, आपको किस तरीके से सोचना था और आप किस तरीके से सोच रहे थे, आपको अपनी एरर्स का भी पता चलेगा। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया हो तो बताओ।
चलो आगे प्रोसीड करते हैं। अब आप नोट करो, एक टर्म को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं रिंग फ्लिप। रिंग फ्लिप और फ्लिपिंग। रिंग फ्लिप और फ्लिपिंग। रिंग फ्लिप और फ्लिपिंग, इसकी डिफिनीशन लिखो। लिखो, कन्वर्जन ऑफ वन चेयर कंफर्मेशन, conversion of one chair confirmation into another chair confirmation, conversion of one chair confirmation into another chair confirmation is called ring flip or flipping, is called ring flip or flipping. Conversion of one chair confirmation into another is called ring flip or flipping. आगे नोट करो, ड्यूरिंग फ्लिपिंग, ड्यूरिंग फ्लिपिंग, ड्यूरिंग फ्लिपिंग axial bond becomes equatorial. During flipping, axial bond becomes equatorial, whereas equatorial bond becomes axial. During flipping, axial bond becomes equatorial, whereas equatorial bond becomes axial. तो जब हम फ्लिपिंग करते हैं तो फ्लिपिंग में क्या होता है, जो एक्सियल बॉन्ड है वो इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाता है और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो एक्सियल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पहले तो मैं आपको इसको मॉडल के थ्रू दिखाता हूं। देखो बेटा, ये मैंने एक चेयर कंफर्मेशन को कंसीडर किया है। ये चेयर कंफर्मेशन है और आप इस चेयर कंफर्मेशन में क्या देख रहे हो, इस चेयर कंफर्मेशन को अगर आप देखो, इसमें क्या है, ये जो रेड कलर वाला एटम है ये एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट है, ये वाला भी एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट है, जबकि ये ब्लू कलर वाला अगर आप इसको देखो तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट है। ऐसे ही ये वाला जो ब्लू कलर वाला एटम है ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ्लिपिंग को स्टार्ट करते हैं। अब फ्लिपिंग में हमें करना क्या है, जो कार्बन ग्राउंड पे है, ठीक है, जो ग्राउंडेड कार्बन है, ग्राउंडेड कार्बन को हम लाएंगे टॉप में, और जो जो कार्बन स्लांटेड अपवर्ड है इसको हम बॉटम में ले जाएंगे स्लांटेड डाउनवर्ड पोजीशन पे, मतलब इसको स्लांटेड डाउनवर्ड पोजीशन पे और इसको स्लांटेड अपवर्ड पोजीशन पे लाएंगे। ठीक है, तो आप देखो ये सब मैं फ्लिपिंग स्टार्ट कर रहा हूं, जो स्लांटेड डाउनवर्ड है इसको मैं स्लांटेड अपवर्ड पोजीशन पे ला रहा हूं, ये आ गया स्लांटेड अपवर्ड पोजीशन पे, और ये वाला कार्बन
जो कि स्लांटेड अपवर्ड है, इसको हम लेकर के जा रहे हैं स्लांटेड डाउनवर्ड पोजीशन पे। देखो बेटा, अभी ये जो है ये स्लांटेड डाउनवर्ड हो गया और ये स्लांटेड अपवर्ड हो गया। जरा रेड कलर वाले ग्रुप की पोजीशन देखना, पहले कहां था ये, पहले एक्सियल पे था, अब देखो ये कहां दिख रहा है, स्लांटेड अपवर्ड है, यह स्लांटेड डाउनवर्ड है, मतलब ये कहां है, इक्वेटोरियल पे आ गए। जो एक्सियल पोजीशन पे ग्रुप थे वो कहां आ गए, इक्वेटोरियल पे। और जो इक्वेटोरियल ग्रुप था, जो ब्लू कलर वाला ग्रुप था बेटा, वो कहां था, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अभी देखो कहां गया, नीचे स्लांटेड, ये वर्टिकली डाउनवर्ड। और ये वाला देखो ये कहां है, वर्टिकली अपवर्ड। तो जब आपने फ्लिपिंग किया तो फ्लिपिंग में क्या हुआ, जो एक्सियल ग्रुप था वो इक्वेटोरियल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और जो इक्वेटोरियल ग्रुप था वो एक्सियल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा चेंज हमेशा देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब मैं इसी को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। रिंग फ्लिप को परफॉर्म कर रहे हैं। रिंग फ्लिप के थ्रू क्या हुआ भाई, बोल रहे हैं ये चेयर फॉर्म दूसरे चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अभी ये ऐसा हो जाएगा, देखो ये 6 कार्बन है, ये कार्बन नंबर 1 जो है वो इसमें यहाँ पे है। पहले यह डाउनवर्ड था, स्लांटेड डाउनवर्ड था, अभी यह स्लांटेड अपवर्ड है, ठीक। और कार्बन नंबर 4 जो स्लांटेड अपवर्ड था, अभी वो स्लांटेड डाउनवर्ड है, यहाँ पे कार्बन नंबर 4 होगा। अब देखो जो वहां पे इक्वेटोरियल ग्रुप्स थे, अभी वो एक्सियल ग्रुप बन गए बेटा। इक्वेटोरियल ग्रुप्स एक्सियल ग्रुप में कन्वर्ट हो गए। मैं कलर सेम रख रहा हूं, और जो एक्सियल ग्रुप्स हैं वो यहाँ पे इक्वेटोरियल ग्रुप बन गए। तरीका जो मैंने बताया हुआ इक्वेटोरियल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का, वो दिमाग में रखो, हमेशा ऑल्टरनेट कार्बन कार्बन बॉन्ड के पैरेलल होगा। तो ये है चेयर कंफर्मेशन 1 और ये चेयर कंफर्मेशन 2। चेयर कंफर्मेशन 1, चेयर कंफर्मेशन 2 ये है। देखो जब हम फ्लिपिंग कराते हैं तो फ्लिपिंग के मीन टाइम कई सारी इंटरमीडिएट स्टेजेस भी आती हैं। अब वो इंटरमीडिएट स्टेजेस क्या है, मैं उनका ऑर्डर लिख रहा हूं बेटा। जैसे ए साइक्लिक में हम रोटेशन कराते हैं ना, फ्री रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, उसी तरीके से यहाँ पे फ्लिपिंग है, उधर रोटेशन है इधर फ्लिपिंग। तो रोटेशन में भी कई सारे इंटरमीडिएट स्टेजेस आती हैं एक साइकिल में, यहाँ पे फ्लिपिंग में भी कंप्लीट साइकिल में कई सारे इंटरमीडिएट स्टेजेस ऑब्जर्व होंगे। अब वो इंटरमीडिएट स्टेजेस क्या है, चेयर 1 पहले हाफ चेयर 1 में कन्वर्ट होता है, हाफ चेयर 1, फिर हाफ चेयर 1 ये कन्वर्ट होता है बेटा ट्विस्ट बोट 1 में, ट्विस्ट बोट 1, फिर ट्विस्ट बोट 1
ये कन्वर्ट होता है बोट कंफर्मेशन, फिर बोट कंफर्मेशन ट्विस्ट बोट 2 में कन्वर्ट होता है, ट्विस्ट बोट 2, फिर ट्विस्ट बोट 2 ये कन्वर्ट होता है बेटा हाफ चेयर 2, हाफ चेयर 2, और फिर हाफ चेयर 2 ये कन्वर्ट हो जाता है चेयर 2 में। ये इनका पूरा पैटर्न है। जब फ्लिपिंग होती है तो फ्लिपिंग के मीन टाइम ये इंटरमीडिएट स्टेजेस इसी ऑर्डर में ऑब्जर्व होती है। चेयर 1 gets converted into half chair 1, then half chair 1 gets converted into twist boat 1, then twist boat 1 gets converted into boat form, then another twist boat form, twist boat 2, then half chair 2, and finally chair 2. अब हमें ये जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व हो रहे हैं इनकी हमें एनालिसिस करनी है। चेयर फॉर्म की तो हम एनालिसिस कर चुके, अब हमें ये हाफ चेयर फॉर्म, ट्विस्ट बोट फॉर्म और बोट फॉर्म को भी एनालाइज करना है। ठीक है, ये नोट कर लिया, ये जो सीक्वेंस ऑफ चेंज है, सीक्वेंस ऑफ चेंज को नोट कर लिया बेटा। ठीक है, तो अब मैं आपको बाकी अरेंजमेंट के बारे में बता रहा हूं। तो इनमें से सबसे पहले डिस्कस करते हैं बोट फॉर्म को। लिखो एनालिसिस ऑफ बोट कंफर्मेशन, एनालिसिस ऑफ बोट कंफर्मेशन। देखो बेटा, अगर आपको ये मैंने अभी बोट कंफर्मेशन जो है वो बनाया हुआ है, ये बोट कंफर्मेशन है, मॉडल जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है बोट कंफर्मेशन का। मिला कैसे? जो कार्बन स्लांटेड डाउनवर्ड था, ठीक है, जो कार्बन स्लांटेड डाउनवर्ड था, अब देखो ये चेयर है, ये स्लांटेड डाउनवर्ड वाला कार्बन को हम उठा करके ये स्लांटेड अपवर्ड पोजीशन पे ले आए, जबकि दूसरा वाला कार्बन को एज इट इज वहीं रख रहे हैं। जो दूसरा वाला कार्बन है उसको एज इट इज वहीं रख रहे हैं, जो कार्बन स्लांटेड डाउनवर्ड था उसको स्लांटेड अपवर्ड सिचुएशन में ला रहे हैं। तो अब जो स्ट्रक्चर मिलेगा वही बोट कंफर्मेशन है। दिस इज बोट कंफर्मेशन। तो अगर मैं इसको सा हॉर्स प्रोजेक्शन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूं तो बोट कंफर्मेशन का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा। ये वो कार्बन्स है, वो जो पिछला वाला चेयर कंफर्मेशन बनाया था ना, उसमें दूसरे वाले स्ट्रक्चर में नंबरिंग कर लेना उसी के करस्पॉन्डिंग। जैसे ये इधर शायद जो नीचे वाला कार्बन था वो कार्बन नंबर 1 था ना, तो अगर वो कार्बन नंबर 1 था तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 यहाँ रहेगा, ये कार्बन नंबर 1 2
3, 4, 5 एंड 6। आपको चेंज को कंपेयर करना जो है ना वो आपके लिए आसान होगा अगर आप नंबरिंग करके देखोगे तो ये नंबरिंग कर लेना दूसरे वाले स्ट्रक्चर में। तो अगर हम यही चेयर कंफर्मेशन को कंसीडर करते हैं, मान लो ये चेयर 2 को हमने कंसीडर किया और चेयर 2 से हमें बोट बनाना है, तो चेयर 2 से बोट बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो कार्बन नंबर 4 जो स्लांटेड डाउनवर्ड है इसको यहां से उठा करके ऊपर ले आएंगे स्लांटेड अपवर्ड पोजीशन पे, जबकि जो कार्बन नंबर 1 है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, वो अब पहले भी स्लांटेड अपवर्ड था, बाद में भी स्लांटेड अपवर्ड पोजीशन पे ही रहेगा। तो आपको ऐसा बोट फॉर्म मिल जाएगा जिसमें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यहां पे 5 और ये 6। ठीक है, जब इस तरीके से हम बोट कंफर्मेशन बनाएंगे तो बोट कंफर्मेशन ड्रॉ करने पे कुछ ऐसे सिचुएशन अराइज होती है। ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हो एक्सियल वाला, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो इक्वेटोरियल वाला हाइड्रोजन है, जब ये ऊपर आएगा तो ये हाइड्रोजन घूम करके 1 की तरफ आएगा। ये जो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, विजुलाइज करो इसको, ये वाला हाइड्रोजन घूम करके किधर आएगा, 1 की तरफ आएगा। ये इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, कार्बन नंबर 4 वाला इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, ये 1 की तरफ आएगा, C1 की तरफ आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में देखो, अगर हम इसी कलर कोड के साथ रिप्रेजेंट करें तो ये हो गया बेटा कार्बन नंबर 1 का एक्सियल, ठीक है, और ये हो गया कार्बन नंबर 4 का पहले जो इक्वेटोरियल था अभी वो एक्सियल हो गया ऊपर आकर के। ये दो हाइड्रोजन को हम स्पेशली यहां पे ऑब्जर्व करते हैं। इन हाइड्रोजन्स को हम फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स बोलते हैं बेटा, दे आर कॉल्ड फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स। अब ये फ्लैगपोल हाइड्रोजन क्यों बोले जाते हैं वो आप समझ सकते हो, जैसे बोट के ऊपर फ्लैग लगा होता है वैसे ही फील ये देते हैं, इसलिए इनको फ्लैगपोल हाइड्रोजन बोलते हैं, फ्लैगपोल हाइड्रोजन। ये फ्लैगपोल हाइड्रोजन बोले जाते हैं। इन हाइड्रोजन्स के बीच का डिस्टेंस बोट कंफर्मेशन में ये डिस्टेंस होता है बेटा 1.8 एंगस्ट्रॉम। ये फ्लैगपोल हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस होता है बोट कंफर्मेशन में 1.8 एंगस्ट्रॉम, जबकि इसका जो वॉन्डरवॉल रेडियस होता है, वॉन्डरवॉल रेडियस होता है बेटा 2.4 एंगस्ट्रॉम। जो साइक्लोहेक्सेन का वॉन्डरवॉल रेडियस है वो 2.4 एंगस्ट्रॉम होता है, और यहां पे जो फ्लैगपोल हाइड्रोजन है उनका सेपरेशन 1.8 एंगस्ट्रॉम है। तो यहां पे आप देखो, क्योंकि जो आर वैल्यू है वो लेस देन वॉन्डरवॉल रेडियस है, 1.8 एंगस्ट्रॉम 2.4 एंगस्ट्रॉम से छोटा है, तो सिंस आर इज लेस देन आरबी, देयरफॉर steric strain is developed. Steric strain is developed. तो यहां पे steric strain डेवलप होगा बेटा। If since R is less than RB, therefore steric strain is developed. ठीक है, तो इन हाइड्रोजन्स के बीच में steric strain डेवलप होगा, और इस steric strain को हम वॉन्डरवॉल स्ट्रेन भी बोलेंगे। यहां पे पर्टिकुलरली ये फ्लैगपोल इंटरैक्शन बोला जाता है। Therefore steric strain is developed यहां पे, which is called in boat conformation it is called flagpole interaction. Flagpole interaction.
ये मैं बोट कंफर्मेशन की स्ट्रक्चरल एनालिसिस में आपको बता रहा हूं। और देखो बोट कंफर्मेशन के स्ट्रक्चरल एनालिसिस में क्या है, सेकंड पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट, इन बोट कंफर्मेशन inner bond angle is equal to 111 degree. In boat conformation, inner bond angle is equal to 111 degree, due to which angular strain is minimized. Due to which angular strain is minimized. तो एंगुलर स्ट्रेन उतना ही है यहाँ पे जितना चेयर कंफर्मेशन में। तीसरा पॉइंट लिखो, इससे पहले आप जरा इस स्ट्रक्चर को देखो। देखो ये बोट कंफर्मेशन है बेटा, इसमें जो 4 कार्बन है, ये 4 कार्बन, ये वाले 2 कार्बन और ये इसके पैरेलल जो हाइट बॉन्ड है उसके 2 कार्बन, ये 4 कार्बन हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ठीक है, मतलब ये सेम प्लेन में है। और ये वाला कार्बन स्लांटेड अपवर्ड है, ये वाला कार्बन भी स्लांटेड अपवर्ड है, ये 2 कार्बन स्लांटेड अपवर्ड है और 4 कार्बन जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। अब अगर आप ये जो सेम प्लेन में जो कार्बन है, अगर आप इन 2 कार्बन को देखो यहाँ पे, ये अरेंजमेंट, आपको ये अरेंजमेंट आपको कैसा दिखेगा? ये दिखेगा बेटा इक्लिप्स। मैं इन जो 2 एटम को होल्ड कर रहा हूं, जरा इनकी पोजीशन देखना। ये रेड कलर वाला जो एटम है वो पीछे व्हाइट कलर वाले एटम को इक्लिप्स कर रहा है। ऐसे ही ये वाला जो हाइड्रोजन है, मतलब ये वाला एटम इस एटम को इक्लिप्स कर रहा है। तो यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा है बेटा? इक्लिप्स्ड है। ऐसे ही इधर भी अरेंजमेंट आप देखोगे तो इधर भी अरेंजमेंट आपको इक्लिप्स दिखेगा, ठीक है, ये इक्लिप्स्ड अरेंजमेंट, ठीक है। बट देखो जो स्लांटेड कार्बन है ना, स्लांटेड कार्बन पे अभी भी अरेंजमेंट आपको स्टैगर्ड दिखेगा, देख सकते हो। ये अरेंजमेंट कैसा है? स्टैगर्ड। ये रेड कलर वाला और ब्लू कलर वाला ग्रुप को देखो तो ये क्या है? स्टैगर्ड, ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी, ये भी स्लांटेड है, देखो यहाँ भी अरेंजमेंट क्या है? स्टैगर्ड। तो हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि बोट कंफर्मेशन में सारे कार्बन के अबाउट अरेंजमेंट स्टैगर्ड है या सारे कार्बन के अबाउट अरेंजमेंट इक्लिप्स्ड है। बोल रहा है कि कुछ कार्बन के अबाउट अरेंजमेंट इक्लिप्स्ड होता है और कुछ कार्बन के अबाउट अरेंजमेंट स्टैगर्ड होता है। जबकि चेयर कंफर्मेशन में सारे कार्बन के अबाउट अरेंजमेंट क्या होता है? स्टैगर्ड होता है। तो क्योंकि यहाँ पे इक्लिप्स्ड अरेंजमेंट है, इसलिए क्या होगा? इसलिए यहाँ पे टॉर्सनल स्ट्रेन डेवलप होगा और स्टेरिक स्ट्रेन डेवलप होगा। एंगुलर स्ट्रेन तो मिनिमाइज था, टॉर्सनल स्ट्रेन डेवलप हो रहा है और स्टेरिक स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, जो कि इसको चेयर कंफर्मेशन के कंपेयर में अनस्टेबल बनाता है। और देखो ये तो है ही, उसके साथ ये एक्स्ट्रा रिपल्सिव इंटरैक्शन है, फ्लैगपोल रिपल्सन, ये इसको फर्दर डिस्टेबलाइज करता है। इस वजह से अगर देखा जाए तो बोट कंफर्मेशन चेयर कंफर्मेशन से कम स्टेबल होता है। आप इस बात को नोट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन बोट कंफर्मेशन arrangement about some carbon, in boat conformation arrangement about some carbon is eclipsed. Arrangement about some carbon is eclipsed. In boat conformation arrangement about some carbon is eclipsed, due to which torsional strain and steric strain, due to which torsional strain and steric strain is developed. Torsional strain and steric strain is developed, which makes it unstable. Which makes it unstable. तो ये टॉर्सनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन जो यहाँ पे डेवलप हो रहा है वो इसको
अनस्टेबल बनाता है, डीस्टेबलाइज करता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, लिखो इन बोट कन्फर्मेशन, इन बोट कन्फर्मेशन distance between flagpole hydrogen, distance between flagpole hydrogen, also called transannular hydrogen, also called transannular, ANNULAR, also called transannular hydrogen, also called transannular hydrogen, also called transannular hydrogen, is equal to 1.8 angstrom, is equal to 1.8 angstrom. However, van der Waals radius of the molecule, however, van der Waals radius of the molecule, however, van der Waals radius of the molecule is equal to 2.4 angstrom. However, van der Waals radius of the molecule is equal to 2.4 angstrom. Therefore, extra steric strain is developed. Extra steric strain is developed, which further destabilized it, which further destabilized it. ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो बोट कन्फर्मेशन जो है वो लेस स्टेबल होता है इन कंपेयर टू चेयर कन्फर्मेशन। अब देखो, अगर हम इसी बोट कन्फर्मेशन को न्यूमेंस प्रोजेक्शन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें, अभी तो ये साहॉर्स प्रोजेक्शन के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया गया है, अगर इसी को बेटा न्यूमेंस प्रोजेक्शन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा। अगर ऑब्जर्वर को हमने यहाँ पे रखा है, यहाँ पे ऑब्जर्वर को रखा है, तो ऑब्जर्वर जो है 2 और 6, कार्बन 2 कार्बन 6 को अपने सामने देख रहा है। ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 6 है। अब देखो 2 और 6 के बीच में है 1, 2 भी 1 से कनेक्टेड और 6 भी 1 से कनेक्टेड, तो यहां पे है बेटा 1, 1 से 2 और 6 दोनों कनेक्टेड है, ये 1 है। अब आप देख रहे हो बेटा 2 के पीछे है 3, विजिबल नहीं होगा ऑब्जर्वर को। 6 के पीछे है 5, 6 के पीछे 5 है, 2 के पीछे 3 है, तो कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर 5 ये ऑब्जर्वर को विजिबल नहीं है। इनफैक्ट कार्बन 1 के पीछे कार्बन 4 है, ये कार्बन नंबर 4 कार्बन 1 के पीछे है, तो मतलब कार्बन नंबर 4 भी ऑब्जर्वर को क्लियरली विजिबल नहीं है। ठीक है, तो हम अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। इसी के पीछे जो है कार्बन होगा, ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन होगा, ये डॉटेड से आप ऐसे दिखा सकते हो, वो विजिबल नहीं है। और आप देखो हर कार्बन पे 2 ग्रुप होंगे, जैसे मान लो यहाँ पे एक एक्सियल ग्रुप है, तो यहाँ भी एक्सियल ग्रुप होगा और यहाँ पे भी एक्सियल ग्रुप होगा। ध्यान देना स्लांटेड कार्बन का अबाउट अरेंजमेंट स्टैगर्ड होता है, इसलिए अगर यहाँ का एक्सियल डाउनवर्ड है तो यहाँ का एक्सियल अपवर्ड होगा। इसके पीछे वाले कार्बन पे भी एक्सियल ग्रुप होगा, वो अपवर्ड होगा बेटा। ठीक है, और देखो यहाँ पे एक इक्वेटोरियल ग्रुप भी होगा,
तो यहाँ भी इक्वेटोरियल ग्रुप होगा, इसके पीछे वाले कार्बन पे भी इक्वेटोरियल ग्रुप होगा, इसके पीछे वाले कार्बन पे भी इक्वेटोरियल ग्रुप होगा। इसी तरीके से पीछे वाले कार्बन पे एक्सियल ग्रुप भी होगा, यहां भी एक्सियल ग्रुप होगा। ये अरेंजमेंट है पूरा। बाकी आप देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा जो बाहर की तरफ आ रहा होगा, ये इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा ये तो एक्सियल वाला हो गया, इक्वेटोरियल वाला बाहर की तरफ आ रहा है। नहीं 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 नहीं, गलत है। इक्वेटोरियल वाला जो होगा बेटा वो अंदर की तरफ जा रहा होगा, इसका इक्वेटोरियल हाइड्रोजन अंदर की तरफ जा रहा है, और अंदर वाले का जो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है ना वो बाहर की तरफ आ रहा होगा, इसलिए वो हाइड्रोजन एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते, वही फ्लैगपोल हाइड्रोजन है। ध्यान देना, फिर से समझो इस बात को। ये जो टॉप वाला कार्बन है स्लांटेड अपवर्ड कार्बन, इसका जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होगा वो किधर होगा बेटा, अंदर की तरफ होगा, अंदर। और अंदर वाले कार्बन, इसके पीछे वाला जो कार्बन है कार्बन नंबर 4, उसका इक्वेटोरियल बॉन्ड होगा बेटा बाहर की तरफ। तो ये हाइड्रोजन कैसे आते हैं, ये एक दूसरे की तरफ आते हैं, तो एक दूसरे की तरफ आते हैं, इसीलिए इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, और उन्हीं हाइड्रोजन को हम फ्लैगपोल हाइड्रोजन बोलते हैं। तो क्या आप इस बात को विजुअलाइज कर पाए जो अभी मैंने बताया आपको? आप इसको विजुअलाइज कर पाए, इस अरेंजमेंट को? सबका रिस्पांस नहीं आ रहा है? अरे भाई मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ बोलो सर। जो ये नीचे वाले जो 2 हाइड्रोजन है जो हमने रेड से वो करे हैं, जो एक आगे वाले कार्बन पे एक पीछे वाले पे, सर उसमें भी ये ऑब्जर्व होगा, ये भी फ्लैगपोल हाइड्रोजन होंगे? नहीं नहीं, ये फ्लैगपोल नहीं है। फ्लैगपोल हाइड्रोजन एक पेयर ऑफ हाइड्रोजन ही होता है बोट कन्फर्मेशन में। ओके सर। कोई एक पेयर ऑफ हाइड्रोजन ही फ्लैगपोल हाइड्रोजन होगा। ओके सर। ठीक है। तो अगर मैं नंबरिंग करके आपको दिखाऊं तो ये वाला जो कार्बन है ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है बेटा, इसके पीछे 3 है, और ये यहाँ पे पीछे जो है होगा 4, और ये आगे वाला जो कार्बन है ये कार्बन नंबर 6 है, 6 के पीछे 5 होगा। यही स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ हुआ है न्यूमैन्स प्रोजेक्शन के टर्म्स। आप यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हो, देखो इधर क्या दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल कार्बन जो है 2, 3, 5, 6 के अबाउट अरेंजमेंट इक्लिप्स्ड है, जबकि 1, 2, 1, 6 के अबाउट अरेंजमेंट आपको स्टैगर्ड दिखेगा। 1, 2, 1, 6 के अबाउट अरेंजमेंट स्टैगर्ड, ठीक है। 2, 3, 5, 6 2, 3, 5, 6 के अबाउट अरेंजमेंट इक्लिप्स्ड, 1, 2, 1, 6 के अबाउट अरेंजमेंट स्टैगर्ड। तो ये तो बात हो गई बेटा बोट कन्फर्मेशन की। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर लिखो, एनालिसिस ऑफ ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन। एनालिसिस ऑफ ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन। Analysis of twist boat conformation. Twist boat conformation. अच्छा मैं एक चीज और बता दूं बेटा, आप में से जिन लोगों को अभी टेस्ट से पहले रिवीजन में दिक्कत आई है,
ये होता है। मैं आइसोमेरिज्म में मैंने इस बात को जो प्रीवियस ईयर का एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। पढ़ते हुए तो लगता है कि सब कुछ बहुत आसान है, ठीक है, सब कुछ आराम आराम से समझ में आ रहा है, लेकिन एप्लीकेशन के टाइम पे दिक्कत आती है। इनफैक्ट कुछ लोगों ने नोट्स रिवाइज किया होगा तो नोट्स रिवाइज करते हुए विजुअलाइजेशन में दिक्कत आई होगी। तो मैं ये बोलूंगा कि आप नोट्स सामने ओपन कर लो, और सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के 7 लेक्चर्स, और इधर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का भी 3 लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है। तो फास्ट फॉरवर्ड करके, ऐसा नहीं कि आपको जो है हर इंफॉर्मेशन पूरा डिटेल में देखना है, फास्ट फॉरवर्ड करके आप फटाफट जो है नोट्स लिखना कुछ नहीं है, आपको समझते जाओ, उस सिचुएशन को विजुअलाइज करो जिस तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था। क्योंकि वो अप्रोच अगर आपके दिमाग में बैठ गया, जिस अप्रोच से आपको टीचर ने पढ़ाया हुआ है, तो फिर आपको एप्लीकेशन में दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉब्लम तब आती है जब आप अपना दिमाग चलाना शुरू कर देते हो। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि अपना दिमाग नहीं चलाना चाहिए, लेकिन क्या है कि आप जो है उसमें कॉन्सेप्ट को जो है आप मॉडिफाई करना शुरू करते हो, और उसी मॉडिफिकेशन में आप मिसकॉन्सेप्शन तक पहुंच जाते हो, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से कॉन्सेप्ट आपको टीचर ने बताया हुआ है, आपको उसी अप्रोच के साथ कॉन्सेप्ट को सीखना है और उसी अप्रोच के साथ अप्लाई करना है। तो आप देखो ट्विस्ट बोट कंफर्मेशन कैसे ऑब्जर्व होता है। ट्विस्ट बोट कंफर्मेशन देखो, ये बोट कंफर्मेशन हमारे सामने बना हुआ है। अब हम इसी बोट कंफर्मेशन से ट्विस्ट बोट कंफर्मेशन को ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखो बेटा, ट्विस्ट बोट कंफर्मेशन को ड्रॉ करने के लिए, ट्विस्ट बोट कंफर्मेशन को ड्रॉ करने के लिए मैं यहां पे 4 पेयर ऑफ हाइड्रोजन को मेंशन कर रहा हूं। ये 4 पेयर ऑफ हाइड्रोजन है जो बोट कंफर्मेशन में, हाँ बोलो। ये 4 हाइड्रोजन है। ये खुशी एक बार जरा बेटा अपनी आइडेंटिटी बताओ, तुम जो है कहां से हो, कौन से सेंटर से हो? ये बहुत ही गलत टेंडेंसी है। मुझे जो है मतलब ये मैं किसी भी स्टूडेंट को इस तरीके से मना नहीं करना चाहता। आपको क्लास ठीक लग रही होगी तभी आप जो है बराबर जो है क्लास को लॉग इन करते हो जो है, और आप क्लास अटेंड करना चाहते हो, लेकिन बिना इंफॉर्मेशन के आप ये बीच में कैसे घुस आते हो बेटा? खुशी, अगर आपको रियल में नीड है तो आप मेरे से बात करो। खुशी, अगर आपको क्लास लगानी है तो आप मेरे से बात करोगे, अदरवाइज मैं आगे से अलाउ नहीं करूंगा। और एक चीज और बता दूं आपको कि मैं अगली क्लास से मैं एक टाइम स्लॉट आपको दे रहा हूं। क्लास का टाइमिंग अगर 8 o'clock है तो जिन्होंने भी 8:15 तक एंट्री ले ली,
ठीक है, अगर उसके बाद जो है कोई क्लास में एंटर करेगा ना, तो मैं मीटिंग रूम को क्लोज कर दूंगा, फिर आप जो है बाहर ही रहोगे। कुछ लोग जो बाद में ज्वाइन करते हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूं। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स का ये बीच बीच में जो है, अगर आप ये साइन आउट हो जाते हो, लॉग आउट हो जाते हो, तो आप जो है, जो लेक्चर आपका छूटता है उसको आप कवर करते हो या नहीं करते हो? जैसे मैं अभी देख रहा हूं कि जो है क्लास जब स्टार्ट हुई तो 38 पार्टिसिपेंट से स्टार्ट हुई, अभी 35, 34। कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है इंटरनेट की वजह से, तो अगर आपकी क्लास छूटती है तो आप उसको कवर करते हो या नहीं? बहुत जरूरी है बेटा, जो है, जो भी क्लास आपकी छूट रही है उसका पूरा कवरेज होना चाहिए, कोई भी कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए। तो देखो बेटा, ये एक बोर्ड कंफर्मेशन है, और मैं आपको ट्विस्ट बोर्ड कंफर्मेशन कैसे यहां से बनेगा मैं वो बताने जा रहा हूं। देखो, ट्विस्ट बोर्ड कंफर्मेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड हॉरिजॉन्टल है, कौन सा कार्बन कार्बन बॉन्ड हॉरिजॉन्टल है? सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच का बॉन्ड हॉरिजॉन्टल है। इसी तरीके से फिफ्थ कार्बन और सिक्स्थ कार्बन के बीच का बॉन्ड हॉरिजॉन्टल है। तो जो हॉरिजॉन्टल कार्बन है, हॉरिजॉन्टल कार्बन को में से एक कार्बन को हमने राइट हैंड में होल्ड कर लिया और दूसरे बॉन्ड को लेफ्ट हैंड में होल्ड कर लिया, और फिर क्या करेंगे, इनको अपोजिटली ट्विस्ट करते हैं बेटा। जरा देखो कैसे ट्विस्ट कर रहे हैं इसको हम। जैसे ये 2-3 बॉन्ड है, तो 2-3 बॉन्ड को हमने इस तरीके से, यहाँ पे अभी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखा हुआ है, अब हम इसको ट्विस्ट कर रहे हैं इस तरीके से, ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बॉन्ड हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखा हुआ है, और हम यहां से इसको ट्विस्ट कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, उसी तरीके से जो 5-6 बॉन्ड है, 5-6 बॉन्ड को भी ट्विस्ट कर रहे हैं, बट कैसे? अपोजिट मैनर में। एक को अगर हम क्लॉकवाइज मैनर में ट्विस्ट कर रहे हैं, जैसे ये दो बॉन्ड है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखे हुए इस तरीके से, अब इनको देखो हम ट्विस्ट कर रहे हैं, कैसे? अपोजिटली, ऐसे ट्विस्ट कर रहे हैं। देखो, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जब हम इस तरीके से ट्विस्टिंग करेंगे तो उस प्रोसेस में होता क्या है बेटा, उस प्रोसेस में ये वाले जो दो हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे मेंशन किए, ये हाइड्रोजन एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं, ये हाइड्रोजन एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं, जबकि ये वाले जो दो हाइड्रोजन है, जो फ्लैगपोल हाइड्रोजन है, ये एक दूसरे से दूर जाते हैं, इनका सेपरेशन बढ़ता है और इनका सेपरेशन कम होता है जब इस तरीके से ट्विस्टिंग की जाती। सर, किसी ने मेरे नाम से लॉगिन करा हुआ है क्लास में। अब लीव कर दिया सर। अब बेटा, अब मैं क्या बोलूं, अब मैं तो यही बोल सकता हूं, लगता है कि आपके क्लास की जो है वो, मतलब आपके क्लास की इंपॉर्टेंस लोगों को समझ में आ रही है, तो लोग जो है वो छुप छुप करके जो है वो कुछ वो करते हैं, या हो सकता है कि जानबूझ करके डिस्टर्ब करने के लिए क्लास में आना चाहते हैं। तो फिर जो है, अगर आप सभी लोग जो है एग्री करो, तो मैं आगे से वेटिंग रूम इनेबल्ड कर दूं। कर दो सर। हाँ, कर दो। वेटिंग रूम इनेबल्ड कर दूं बेटा, और हर स्टूडेंट, एक बात और समझो, हर स्टूडेंट जो है, जो आपने ऐप के लिए आपको आईडी मिला है, जो टेस्टिंग ऐप के लिए जो आपको आईडी मिला है, आप उस आईडी के साथ आप लॉगिन करोगे। मतलब नेम आपका होना चाहिए, और नेम के साथ आपको वो जो यूनिक आईडी जो है टेस्टिंग ऐप के लिए आपको मिला था,
उस यूनिक आईडी के साथ अपना नेम जो है, दोनों को एक साथ जो है आप लॉगिन मतलब जो अपने जब भी आप लॉगिन करो तो दोनों चीज मेंशन होनी चाहिए, आपका नेम प्लस साथ में वो यूनिक आईडी। बात समझ में आ रही है सबको? और अपना यूनिक आईडी आप किसी को शेयर नहीं करोगे। अगर आप आईडी शेयर करते हो इसका मतलब है कि फिर आप ही जो है वो काम कर रहे हो, आप ही डिस्टर्ब करना चाहते हो पूरा सिस्टम को। तो मैं कल की क्लास से वेटिंग रूम इनेबल्ड करता हूं और आप अपने नेम के साथ अपना यूनिक आईडी को भी यूज करोगे लॉगिन करने के लिए। और दूसरी बात मैंने बताया कि अगर मैं क्लास को 8 o'clock स्टार्ट कर रहा हूं, मैक्सिमम आप समझ लो, वैसे तो मैं 5 मिनट, मैं तो तुरंत ही वेटिंग रूम जो है वो इनेबल्ड कर दूंगा, स्टार्टिंग से ही मीटिंग में जो है वेटिंग रूम इनेबल्ड होगा। मैं 10 मिनट तक ऑब्जर्व करके जो लोग वेटिंग रूम में रहेंगे उनको मैं एंट्री कर लूंगा, वो देखते हुए नेम और जो यूनिक आईडी है आपका। अगर उसके अलावा उसके बाद जो है कोई स्टूडेंट वो क्लास को नहीं ज्वाइन कर पा रहा है तो फिर वो बाहर ही रहेगा, मैं उसको एंटर नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मैं अब यही काम थोड़ी करूंगा कि आप बराबर जो है मैं एक एक स्टूडेंट को जो है एंट्री कराता रहूं पूरी क्लास में। और एक चीज और, अब तक मैं लेक्चर बैकअप दे रहा था आपको, ठीक है, लेकिन अब अगले टॉपिक जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहा हूं और फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट होगा। अगला टॉपिक होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री में, और इधर जो है मैं जीओसी स्टार्ट कर रहा हूं। दोनों केमिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, दोनों टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं। हर तरीके से, चाहे एग्जाम के वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कंसेप्चुअल डेप्थ के हिसाब से देखो, डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से देखो, ये केमिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो कहीं कोई लूप होल नहीं होना चाहिए, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आगे की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं साथ में ये भी बोल रहा हूं कि लेक्चर बैकअप उसी स्टूडेंट को मिलेगा जो जेन्युइन रीजन से क्लास को नहीं अटेंड कर पाया है। अगर आप जो है वो रीजन मुझे बता करके सेटिस्फाई कर देते हो, तभी मैं आपको पर्टिकुलरली वो लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। आगे से लेक्चर पब्लिश नहीं होंगे, आपको इनफैक्ट जो YouTube चैनल है वहां भी आपको वो लेक्चर्स नहीं मिलेंगे। वो रीजन आपको मुझे बताना पड़ेगा, मैं इतना खैर मैं खुद भी ऑब्जर्व कर रहा होता हूं। तो किसी भी स्टूडेंट को जो जेन्युइनली जो है जिसको प्रॉब्लम है उसको नुकसान नहीं होगा। देखो बेटा, ये बोर्ड कंफर्मेशन था, हमें इस बोर्ड कंफर्मेशन को कन्वर्ट करना है ट्विस्ट बोर्ड कंफर्मेशन में। तो ट्विस्ट बोर्ड कंफर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड है, हॉरिजॉन्टल कार्बन कार्बन बॉन्ड, उसमें से एक कार्बन कार्बन बॉन्ड को हमने राइट हैंड में होल्ड किया और एक को लेफ्ट हैंड में होल्ड किया, और फिर क्या करते हैं, एक को हम क्लॉकवाइज मैनर में और दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज मैनर में रोटेट करते हैं। एक को क्लॉकवाइज मैनर में, ये वीडियो पॉज हुआ है, हाँ, तो एक को हम क्लॉकवाइज मैनर में और दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज मैनर में रोटेट करते हैं इस तरीके से। तो क्या हो रहा है, एक कार्बन जा रहा है ऊपर की तरफ और दूसरा कार्बन जा रहा है नीचे की तरफ। इसी तरीके से इसके साथ जो लगा हुआ कार्बन है उसके साथ उल्टा हो रहा है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में ये जो फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स हैं इनका सेपरेशन बढ़ता है बेटा, और ये वाले जो हाइड्रोजन है इनका सेपरेशन कम होता है। बीच में एक ऐसी स्टेज आती है जब क्या होता है, इन दो हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस और इन दो हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस बराबर हो जाता है। जिस स्टेज पे इनका सेपरेशन और इनका सेपरेशन बराबर हो जाता है, उसी स्टेज पे ट्विस्ट बोट कंफर्मेशन मिलता है।
अब मैं आपको इसको इस मॉडल के थ्रू दिखा रहा हूं। देखो ये जो ब्लू कलर वाले जो एटम्स है ये फ्लैगपोल एटम्स है, ये फ्लैगपोल एटम्स है। और ये वाले जो है वो दूसरे वाले एटम्स जो मैंने यहाँ पे दिखाए। खैर उल्टा हो गया, आप एग्जैक्टली सेम तरीके से देखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं इसको रेड कर देता हूँ। अब देखो एग्जैक्टली वही कलर कॉम्बिनेशन है जो उधर डायग्राम में बना हुआ। ठीक है, देखो ये फ्लैगपोल एटम्स है और ये वो बाकी जो दो एटम्स आप वहां पे देख रहे हो, ये वाले। ठीक, अब देखो बेटा मैं इसको ट्विस्ट करना स्टार्ट करता हूँ। ये ट्विस्टिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। आपके सामने थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं एक ऐसी सिचुएशन में रखा हूँ जहां से आप दोनों को क्लियरली ऑब्जर्व कर सको। जो हाँ, यहाँ से देखो, यहाँ से। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको ट्विस्ट कर रहा हूँ। तो ट्विस्ट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, देखो रेड कलर वाले एटम के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। और नहीं, अभी जिस तरीके से ट्विस्ट कर रहे हैं उसमें क्या देख रहे हैं आप, जो रेड कलर वाले एटम है इनके बीच का डिस्टेंस, एक मिनट गड़बड़ हो रहा है। अपोजिटली ट्विस्ट करना है बेटा। मैंने एटम की पोजीशन गलत बनाई हुई है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। अब देखो बेटा, अब सही तरीके से आप विजुअलाइज कर पाओगे। ठीक है, ये है बोट कन्फर्मेशन जिसमें ये फ्लैगपोल एटम्स हैं, ये फ्लैगपोल एटम्स हैं। और ये वो दूसरे एटम्स हैं जो अप्रोच करेंगे एक दूसरे की तरफ। फ्लैगपोल एटम्स के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा और उनके बीच का सेपरेशन कम होगा। अब मैं इनको सही पोजीशन पे रखता हूं जिससे आप चारों को विजुअलाइज कर पाओ। अब ये सब सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। देखो नहीं विजुअलाइज कर पा रहे। हाँ, अब ये सही है, अब ये सही है। देखो बेटा, ये देखो, ये नीचे जो ब्लू कलर वाले एटम्स है देखो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और रेड कलर वाले एटम्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसी तरीके से इसको ट्विस्ट करते रहो ना तो आप अपोजिट साइड में देखोगे तो एक नया बोट बन जाएगा। ये देखो अपोजिट साइड में एक नया बोट बन गया। ये अब फ्लैगपोल हो गए और ये रेड वाले जो है वो उस पहले वाला अरेंजमेंट को एक्वायर करते हैं। एक बार फिर से देखो स्टार्टिंग से, और सबको विजुअलाइज करना है बेटा, दूसरा चांस नहीं मिलेगा इसको समझाने का। वीडियो में देखोगे तो अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो वहां आंसर नहीं मिल पाएगा आपको। अभी देखो चारों एटम को आप देख पा रहे हैं, जो चार एटम आपको ऑब्जर्व करने दिख रहा है, चारों एटम। अरे दोनों रेड दोनों ब्लू दिख रहे हैं। हाँ ठीक है, अब देखो मैं इसको रोटेट करना, इसको ट्विस्ट करना शुरू कर रहा हूं। देखो ब्लू कलर वाले एटम पास आ रहे हैं। अरे लाइव रिस्पांस चाहिए, पास आ रहे हैं। और रेड कलर वाले एटम दूर जा रहे हैं।
आप देखो ये वाली स्टेज जो है, इस स्टेज पे देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। अब एग्जैक्ट स्केल तो है नहीं हमारे पास। अब यही स्ट्रक्चर बेटा ट्विस्ट बोट है, ये स्ट्रक्चर ट्विस्ट बोट है, जहां पे आप देख रहे हो दोनों रेड और दोनों ब्लू के बीच का डिस्टेंस बराबर है, इसी को ट्विस्ट बोट बोलेंगे। हुआ क्लियर? ठीक है, तो ये ट्विस्ट बोट कंफर्मेशन है। अब मैं इसी स्ट्रक्चर को इधर ड्रॉ कर रहा हूं, ट्विस्ट बोट कंफर्मेशन को मैं ड्रॉ कर रहा हूं इधर। पहले डायग्राम बन जाए, उसके बाद आप ड्रॉ करना इसको। ये देखो ये दोनों बॉन्ड जो है ना क्रॉस जा रहे हैं बेटा। ये आगे वाला बॉन्ड को मैंने दिखाया हुआ है, पीछे वाला बॉन्ड को यहाँ पे बीच में ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, मैं कार्बन को मेंशन करता हूं, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ है। ये सारे कार्बन को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ये 6 कार्बन को हम मेंशन कर रहे हैं। नंबरिंग करके बता देता हूं बेटा, नंबरिंग कर देते हैं इन कार्बन की। तो ये कार्बन नंबर 1 है, ठीक, और ये कार्बन नंबर 2 है, यहां पे है बेटा कार्बन नंबर 3, ये है कार्बन नंबर 4, ठीक, यहां पे है कार्बन नंबर 5 और ये है बेटा कार्बन नंबर 6। आप देख सकते हो जैसे हमने ट्विस्ट किया है उसमें 5 नीचे की तरफ गया है, 5 नीचे गया और 6 ऊपर आया है। देखो 5 नीचे गया और 6 ऊपर आया, और इसको जैसे ट्विस्ट किया है उसमें 2 नीचे गया है और 3 ऊपर आया। देखो 2 नीचे 3 ऊपर। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है यही ट्विस्ट बोट कंफर्मेशन है। अब इस ट्विस्ट बोट कंफर्मेशन में क्या हुआ जरा देखना। बोल रहा है कि ये फ्लैगपोल हाइड्रोजन है, जो पहले फ्लैगपोल हाइड्रोजन था वो ये है, और 2 का ये वाला हाइड्रोजन, 2 का हाइड्रोजन और 5 का हाइड्रोजन ये अप्रोच करके एक दूसरे की तरफ आया है। तो यहां पे सेपरेशन और यहां पे सेपरेशन बेटा बराबर है। ये सेपरेशन क्या है? बराबर है। तो जब इनका डिस्टेंस और इनका डिस्टेंस बराबर होगा उसी स्टेज पे बनेगा ट्विस्ट बोट कंफर्मेशन। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो ट्विस्ट बोट कंफर्मेशन है, भले ये अनसब्स्टिट्यूटेड हो, आप इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। ये 2 इक्वल हाफ में डिविजिबल नहीं होता।
तो क्योंकि ये दो इक्वल हाफ में डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये कायरल होता है। कायरल ये डिसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है। ड्रॉ कर लिया? चलो अब नोट करो इसकी स्ट्रक्चरल एनालिसिस। इसकी स्ट्रक्चरल एनालिसिस नोट करो बेटा। लिखो, in twist boat conformation, in twist boat conformation, inner bond angle is 111 degree. In twist boat conformation, inner bond angle is 111 degree, due to which angular strain is minimized. Second point लिखो। Second point, in this conformation, arrangement about adjacent carbon is skew. In this conformation, arrangement about adjacent carbon is skew. In this conformation, arrangement about adjacent carbon is skew. Therefore, torsional strain and steric strain, is partially minimized. देखो, चेयर कन्फर्मेशन में अरेंजमेंट स्टैगर्ड था, बोट कन्फर्मेशन में कुछ के अबाउट अरेंजमेंट इक्लिप्स था, कुछ के अबाउट अरेंजमेंट स्टैगर्ड था। यहाँ पे अगर आप अरेंजमेंट को देखोगे तो यहाँ पे अरेंजमेंट स्क्यू होता है। तो आपको पता है कि स्क्यू फॉर्म में टॉर्शनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन वो इक्लिप्स से कम बट स्टैगर्ड से ज्यादा होता है। इक्लिप्स से कम टॉर्शनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन होता है बट स्टैगर्ड से ज्यादा होता है। तीसरा पॉइंट लिखो, इन ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन, distance between flagpole hydrogen, in twist boat conformation, distance between flagpole hydrogen, in twist boat conformation, distance between flagpole hydrogen increases. In twist boat conformation, distance between flagpole hydrogen increases, due to which flagpole interaction is also partially minimized. Flagpole interaction is also partially minimized. Therefore, it is more stable. Therefore, it is more stable than that of boat conformation, but less stable than that of chair conformation. More stable than that of boat conformation, but less stable than that of chair conformation. ठीक है, तो ये तो बात हो गई ट्विस्ट बोट कंफर्मेशन की। अब आप लास्ट केस लिखो, एनालिसिस ऑफ हाफ चेयर कंफर्मेशन। एनालिसिस ऑफ हाफ चेयर कंफर्मेशन। एनालिसिस ऑफ हाफ चेयर कंफर्मेशन।
एनालिसिस ऑफ हाफ चेयर कंफर्मेशन। देखो बेटा कि इसको बनाते कैसे। जैसे मान लो आपके पास एक चेयर कंफर्मेशन है, ये चेयर कंफर्मेशन है, हमें इसको हाफ चेयर कंफर्मेशन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो स्लांटेड डाउनवर्ड है कार्बन, इस कार्बन को यहां से उठाएंगे और स्लांटेड अपवर्ड पोजीशन पे नहीं लाएंगे, बल्कि यहां से उठा करके इसको इन चारों कार्बन के प्लेन में ले आएंगे। यहां से उठाया, इसको अपवर्ड नहीं ले गए बल्कि इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाके छोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरीके से बन जाएगा बेटा हाफ चेयर कंफर्मेशन। हाफ चेयर कंफर्मेशन। ये अरेंजमेंट जो आप देख रहे हो ये हाफ चेयर कंफर्मेशन है। अगर आपको इसको बोट फॉर्म से ड्रॉ करना है तो बोट फॉर्म में जो एक कार्बन स्लांटेड अपवर्ड है उसको वहां से नीचे की तरफ लाते हैं और हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाके छोड़ देते हैं, तो आपको हाफ चेयर कंफर्मेशन मिल जाएगा। और ट्विस्ट बोट में जो स्लांटेड डाउनवर्ड है उसको वहां से उठाया और हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाके छोड़ दिया। तो ये है हाफ चेयर कंफर्मेशन। और हाफ चेयर कंफर्मेशन को अगर आप देखो, इसमें ये 5 कार्बन सेम प्लेन में लाई करते हैं। ये 5 कार्बन बेटा सेम प्लेन में है, तो क्योंकि ये कार्बन सेम प्लेन में है तो इसलिए यहाँ पे अरेंजमेंट वैसा होगा जैसे रेगुलर हेक्सागन में होता है। जैसे हेक्सागन में अरेंजमेंट होगा ना, वैसा ही अरेंजमेंट यहाँ होता है। तो अगर आप हेक्सागन को देखो तो हेक्सागन में ये एंगल जो है वो 120 डिग्री होता है। प्लेनर स्ट्रक्चर जो है ये एंगल 120 डिग्री होगा, ये एंगल 120 डिग्री होगा। बट इधर अगर आप एंगल देखोगे तो यहाँ पे एंगल अभी भी 111 डिग्री बना रहता है। ये एंगल जो है ना ये 111 डिग्री मेंटेन रहेगा। इसका मतलब है कि 3 बॉन्ड एंगल यहाँ पे 120 डिग्री के होंगे। और अगर 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है तो क्या होगा बेटा, एंगुलर स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे एंगुलर स्ट्रेन डेवलप होगा क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन -5.25 डिग्री का हो गया, तो एंगुलर स्ट्रेन डेवलप होगा। और ये एंगुलर स्ट्रेन इसको एक अनस्टेबल कंफर्मेशन बना देता है, क्योंकि एंगुलर स्ट्रेन इज मोस्ट डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर। क्योंकि ये सबसे बड़ा डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है, इसलिए क्या होगा, ये सब में लीस्ट स्टेबल कंफर्मेशन होगा। तो लिख लो, in half chair conformation, 5 carbon atom lie in one plane. In half chair conformation, 5 carbon atom lie in one plane. 5 carbon atom lie in one plane. Therefore, there exists 3 bond angle of 120 degree. Therefore, there exists 3 bond angle of 120 degree. 3 bond angle of 120 degree. Due to which angular strain is developed. Due to which angular strain is developed, which makes it most unstable conformation.
which makes it most unstable conformation. Which makes it most unstable conformation. इसका मतलब अगर हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें तो क्या होगा बेटा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा चेयर फॉर्म, उसके बाद होगा बेटा ट्विस्ट बोट फॉर्म, ट्विस्ट बोट फॉर्म, इसके बाद स्टेबिलिटी ऑर्डर में आएगा बोट फॉर्म, और सबसे कम स्टेबल होगा हाफ चेयर फॉर्म, हाफ चेयर फॉर्म। तो अगर हम एक कर्व ड्रॉ करें बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड रिंग फ्लिप, अगर हम कर्व ड्रॉ करते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी और रिंग फ्लिप के बीच में, सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ चेयर की, उससे कम बोट, उससे कम ट्विस्ट बोट, सबसे कम चेयर कन्फर्मेशन। ये इनका पोटेंशियल एनर्जी लेवल है। अब देखो अरेंजमेंट कैसे बदल रहा है, वो सीक्वेंस जो स्टार्टिंग में बताया था। स्टार्ट हम कर रहे हैं चेयर कन्फर्मेशन से, और चेयर फॉर्म पहले हाफ चेयर में कन्वर्ट होता है, चेयर फॉर्म गेट्स कन्वर्टेड इनटू हाफ चेयर फॉर्म, देन हाफ चेयर फॉर्म गेट्स कन्वर्टेड इनटू ट्विस्ट बोट फॉर्म, then twist boat form gets converted into boat form, then boat form gets converted into twist boat form, then twist boat form gets converted into another half chair, and finally a chair conformation is obtained. ये कर्व होगा between potential energy and ring flip. पोटेंशियल एनर्जी और रिंग फ्लिप के बीच, हाँ बोलो शोभित। सो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि जो कर्व है वो बेंट होगा या मतलब स्ट्रेट लाइन भी तो हो सकता है वो? नहीं नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं, स्मूथ कर्व ही होता है, ठीक है। तो ऐसा ही करो ऑब्जर्व। अब एक बात आप यहाँ पे और समझ लो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तुम लोगों की कोई क्लास है क्या? अभी इस क्लास के बाद जस्ट कोई क्लास है? कुरुक्षेत्र स्टूडेंट, इस क्लास के बाद जस्ट कोई क्लास है? क्योंकि मुझे 10-15 मिनट और चाहिए अभी। ठीक है, 15 मिनट में एक्सटेंड कर रहा हूं बेटा। देखो, अगर मान लो अभी तो हमने अनसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन को एनालाइज किया। अगर आपसे बोला जाए सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के अंदर क्या होगा, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, मान लो हमारे पास है मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का स्टेबल कन्फर्मेशन अगर देखें तो ऑब्वियसली चेयर फॉर्म में मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, चेयर कन्फर्मेशन हो और उसमें किसी एक पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप हो। तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इसके दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है। मैं दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। एक केस में हम मिथाइल ग्रुप को रखते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे बेटा, एक केस में हम मिथाइल ग्रुप को रख रहे हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और फ्लिपिंग अगर कराएं इसका तो फ्लिपिंग के बाद जो दूसरा कन्फर्मेशन मिलेगा चेयर कन्फर्मेशन,
ये दूसरा चेयर कंफर्मेशन है। दूसरे चेयर कंफर्मेशन में यही मिथाइल ग्रुप जो इक्वेटोरियल पे था, ये अब आ जाएगा बेटा इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन पे आ जाएगा। और ये दोनों फॉर्म डायनामिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये इंटर कन्वर्टेबल है, तो दे आर प्रेजेंट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। आप देखो, ये बोला जाएगा इक्वेटोरियल कन्फर्मर, इक्वेटोरियल कन्फर्मर, और ये है बेटा एक्सियल कन्फर्मर। क्योंकि ये एक्सियल पोजीशन पे है इसलिए एक्सियल कन्फर्मर बोल रहे हैं, और यहाँ पे ये इक्वेटोरियल पोजीशन में इसलिए इक्वेटोरियल कन्फर्मर बोल रहे हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये दोनों इक्वली स्टेबल है? अगर ये इक्वली स्टेबल नहीं है तो कौन ज्यादा स्टेबल है? ठीक है, हमें ये पता करना है। तो अब आप अगर इसकी स्ट्रक्चरल एनालिसिस को देखो, जैसे ये सेकंड वाला स्ट्रक्चर, तो आपको यहां से समझ में आएगा। देखो, ये मिथाइल है इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन पे, और यहाँ पे थर्ड कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन भी एक्सियल पोजीशन पे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, मिथाइल और हाइड्रोजन जो कि सेम साइड में है, इनके बीच में एक रिपल्सिव इंटरैक्शन ऑब्जर्व होता है बेटा। ये मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन के बीच में एक रिपल्सिव इंटरैक्शन ऑब्जर्व होता है। जो रिपल्सिव इंटरैक्शन मिथाइल और हाइड्रोजन के बीच में ऑब्जर्व होता है, जो रिपल्सिव इंटरैक्शन मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन के बीच में ऑब्जर्व होता है, उस रिपल्सिव इंटरैक्शन को, ठीक है, उस रिपल्सिव इंटरैक्शन को 1,3 डाइएक्सियल इंटरैक्शन बोलते हैं। दिस रिपल्सिव इंटरैक्शन इज कॉल्ड 1,3 डाइएक्सियल इंटरैक्शन, 1,3 डाइएक्सियल इंटरैक्शन। और इस रिपल्सिव इंटरैक्शन की वजह से क्या होता है, जो बल्की ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप एक बल्की ग्रुप है, बड़े साइज का ग्रुप है, तो जो बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप के लिए एक्सियल पोजीशन पे कम रूम अवेलेबल होता है। किसी भी बल्की ग्रुप को एक्सियल पोजीशन पे लेस रूम अवेलेबल होगा, और एक्सियल पोजीशन पे क्योंकि कम स्पेस है इसके लिए, और ये अगर एक्सियल पोजीशन पे लाई कर रहा है तो ये अनस्टेबल होगा। तो एक्सियल कन्फर्मर लेस स्टेबल होगा, ये मोर स्टेबल होगा। आप बोलोगे यहां तो आपने कुछ एनालिसिस की नहीं, तो ऐसे कैसे कंक्लूड कर लोगे? जरा देखो, इसमें क्या है, ये एक बल्की ग्रुप है, ये बल्की ग्रुप लाई कर रहा है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अब जरा थर्ड कार्बन का इक्वेटोरियल देखना, ये फर्स्ट हो गया तो सेकंड थर्ड, यहाँ का इक्वेटोरियल किधर लाई करेगा? जो मैंने रूल बताया हुआ उसके हिसाब से इक्वेटोरियल ग्रुप यहाँ लाई करेगा। ऐसे ही इसका इक्वेटोरियल इधर लाई करेगा। आप देख रहे हो इनके बीच में क्या कोई इंटरैक्शन होगा? ये अपोजिट साइड में आ रहे हैं, ये मिथाइल और ये हाइड्रोजन अपोजिट साइड में आ रहे हैं, तो देयर इज नो 1,3 डाई इक्वेटोरियल इंटरैक्शन। ठीक है, 1,3 डाइएक्सियल इंटरैक्शन तो ऑब्जर्व होता है बल्की ग्रुप की प्रेजेंस में, लेकिन 1,3 डाई इक्वेटोरियल इंटरैक्शन ऑब्जर्व नहीं होता। इसलिए एक्सियल कन्फर्मर इज लेस स्टेबल देन दैट ऑफ इक्वेटोरियल कन्फर्मर। इसका मतलब है कि इक्वेटोरियल फॉर्म की एक्सियल फॉर्म में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी बहुत कम है, क्योंकि ये लेस स्टेबल है, वो मोर स्टेबल है। तो मोर स्टेबल फॉर्म लेस स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होना चाहेगा। इसका मतलब जब ऐसा कन्वर्जन होगा तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा बेटा, वो लेस देन 1 होगा। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, इस डायनामिक इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो लेस देन 1 होगा। और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेस देन 1 है तो डेल्टा जी नॉट आपको पता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log of 10 base K इक्विलिब्रियम।
डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log ऑफ 10 बेस के इक्विलिब्रियम। अगर के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 है तो log ऑफ के इक्विलिब्रियम नेगेटिव हो जाएगा, और log ऑफ के इक्विलिब्रियम नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इफ के इक्विलिब्रियम इज लेस देन 1, दिस इंप्लाइज डेल्टा जी नॉट इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि इक्वेटोरियल का एक्सियल में जो कन्वर्जन है ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। इक्वेटोरियल का एक्सियल में कन्वर्जन नॉन स्पॉन्टेनियस है स्टैंडर्ड कंडीशन में, जबकि एक्सियल का इक्वेटोरियल में कन्वर्जन स्पॉन्टेनियस है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। ये पॉइंट समझ में आया बेटा? ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया? ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में इक्वेटोरियल एक्सियल में नहीं कन्वर्ट होना चाहता, मतलब इक्वेटोरियल का एक्सियल में जो कन्वर्जन होगा स्टैंडर्ड कंडीशन में नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, बट एक्सियल का इक्वेटोरियल में जो कन्वर्जन होगा वो स्टैंडर्ड कंडीशन में स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि तब डेल्टा जी नॉट नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब कि मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में इक्वेटोरियल कन्फर्मर इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ एक्सियल कन्फर्मर। तो नोट कर लो, लिखो, इन केस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, in case of mono substituted cyclohexane, equatorial conformer is always more stable. Equatorial conformer is always most stable conformation, is always most stable conformation. Equatorial conformer is always most stable conformation. चाहे वो चेयर फॉर्म में स्ट्रक्चर हो या बोर्ड फॉर्म में स्ट्रक्चर हो या ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म में स्ट्रक्चर हो, सबसे स्टेबल कंफर्मेशन तब इक्वेटोरियल कंफर्मर होगा। ठीक है, अब देखो बात आती है कि अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन है तब क्या होगा। लिखो, among disubstituted cyclohexane, a bulky group preferred to be present at equatorial position rather axial position. Equatorial position rather axial position, provided intramolecular hydrogen bonding, provided intramolecular hydrogen bonding is observed between them. अगर उनके बीच में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व हो रही है तो अलग बात है, क्योंकि वो एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है। और अगर नहीं ऑब्जर्व हो रही है तो वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही रहना चाहेंगे। बस ये बात अपने दिमाग में बैठो, ये बैठा करके आप एनालिसिस करोगे कभी गड़बड़ नहीं होगी। जो दो ग्रुप हम लगा रहे हैं साइक्लोहेक्साइल रिंग के ऊपर, अगर वो दो ग्रुप इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं तो हमेशा उस अरेंजमेंट को प्रेफर करेंगे जहां पे उनके बीच में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी। और अगर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है तब वो ग्रुप हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही रहना प्रेफर करेंगे मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन के लिए। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा? अगर आपको साइक्लोहेक्सेन के मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन पता करने हैं
तो बल्की ग्रुप को आप प्रेफर करोगे कि वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो, अनलेस कि बल्की ग्रुप जो है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो हमारे पास है 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, ये स्ट्रक्चर है बेटा। अब हमें पता करना है कि सबसे स्टेबल कंफर्मेशन इसका क्या है। तो हमने यहां पे ये देखा कि ये जो NO2 ग्रुप और OH ग्रुप है, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। NO2 और OH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो अब वो कौन सा अरेंजमेंट होगा जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, स्ट्रक्चर बना करके देखते हैं। देखो यहां पे हमने मान लो NO2 रख दिया एक्सियल पोजीशन पे, और यहां पे 3rd कार्बन पे OH रख दिया एक्सियल पोजीशन पे, OH को भी एक्सियल पे रख दिया और NO2 को भी एक्सियल पे रख दिया। तो आप देख सकते हो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी। अब क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो हम दोनों को कहां रख रहे हैं, एक्सियल पोजीशन पे रख रहे हैं, जिससे कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाए। अगर आप इसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते तब क्या होता, जरा देखो। इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर हम इनको रखें, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हुए क्या होगा, NO2 यहां आ गया बेटा, और OH यहां आ गया। क्या इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? मैंने इक्वेटोरियल पे रखा है, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। नो डाउट 1,3 डाइएक्सियल इंटरैक्शन मिनिमाइज्ड है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उससे भी ज्यादा स्टेबलाइजिंग फैक्टर है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उसका सपोर्ट इसको नहीं है, इसको है, तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा बेटा, ये मोर स्टेबल कंफर्मेशन होगा, ये लेस स्टेबल कंफर्मेशन होगा। इसी तरीके से आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग एनालिसिस करनी होगी, बट मेन कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है ग्रुप्स के बीच में, तो आपको ग्रुप्स को ऐसे रखना है जिससे कि वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पॉसिबल है, तो फिर आपको बल्की ग्रुप को हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना है, जिससे कि 1,3 डाइएक्सियल इंटरैक्शन ना ऑब्जर्व। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा? क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो बस इसी यहां पे जैसे बोलेंगे कभी 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन क्या होगा, जरा बताओ। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन में अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए? वन टू डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इक्वेटोरियल पोजीशन सही है आंसर। देखो बेटा, यहाँ पे दोनों मिथाइल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, मिथाइल ग्रुप्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको दोनों को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख देना है, दोनों मिथाइल को इक्वेटोरियल पे रख दो, मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन मिल जाएगा। अच्छा, 1,3 डाइमिथाइल, 1,3 डाइमिथाइल के केस में हाँ सेम सही है,
दोनों को इक्वेटोरियल पे। अच्छा अब मुझे बताओ, टू नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। टू नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। अरे भाई यहाँ पे इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है तो कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हो? दोनों को एक्सियल पे रखोगे ट्रांस होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। दोनों को इक्वेटोरियल पे रखोगे तब भी वो ट्रांस होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। दोनों को एक्सियल पोजीशन पे रखने पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, दोनों को इक्वेटोरियल पे भी रखने पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो क्या करना पड़ेगा? सिस पोजीशन, यानी कि एक को एक्सियल पे रखो और दूसरे को इक्वेटोरियल पे। अब आपको जो ग्रुप बल्कि लगता हो उसको रख दो इक्वेटोरियल पे, और जो है वो छोटे साइज का लगता हो उसको एक्सियल पे रख दो। तो OH को रख दो एक्सियल पे और NO2 को रख दो इक्वेटोरियल पे, फिर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे और वो सबसे स्टेबल कंफर्मेशन मिल जाएगी। हो गया क्लियर? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो बस कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म फिनिश हो गया। आइसोमेरिज्म फिनिश हो गया तो कल की क्लास में मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कल से स्टार्ट कर रहा हूं। अब मैंने जो बात आपको बताया हुआ है कि कल से मैं मीटिंग के लिए वेटिंग रूम जो है वो इनेबल्ड कर दूंगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, मैक्सिमम मैं 5 मिनट तक वेट करूंगा, ठीक है। 8:05 तक जो एंटर कर जाएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर वही स्टूडेंट जो है, मैं अगले 10 मिनट तक मैं जो स्टूडेंट आते हैं उनको मैं उनका वो आईडी को देख करके उसके बेसिस पे मैं एंट्री दूंगा, और उसके बाद फिर कोई एंट्री नहीं होगी। और लेक्चर बैकअप उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जो स्टूडेंट जेन्युइन रीजन की वजह से क्लास को मिस करते हैं। ठीक है, आपको मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ओके।